पेरू यानी अमरूद ऐसे तो काफी हेल्दी होता है खाने में, मगर ज्यादातर लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसमें काफी बीज होते हैं। पर आज मैं आपको अमरूद की जबरदस्त रेसिपी बताऊंगी। ये ना तो जैम है, ना मुरब्बा है, ना हम इसकी चटनी बनाने वाले और ना ही इसे हलवा बनाने वाले। बिल्कुल नई रेसिपी है और इसे बनाकर आप हफ्तों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और मजे से खा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 1 किलो पेरू लिए हैं। इसे अमरूद भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे गुआवा भी कहते हैं। ठंडी के मौसम में पेरू जो है मार्केट में काफी ज्यादा मिलता है और काफी आसानी से भी मिलता है। तो सोचा क्यों ना इससे आपको बहुत ही बढ़िया रेसिपी बताई जाए। मैं यहाँ पे 1 किलो पेरू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे आधा किलो पेरू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रेसिपी के लिए पेरू जो है बहुत ज्यादा पके हुए या थोड़े गले हुए रहते ना, वैसे पेरू भी अगर आपके पास है तो भी चलेगा, क्योंकि उससे तो ये रेसिपी और भी अच्छे से बनेगी। इसे मैंने ऑलरेडी अच्छे से वॉश करके ले लिया है। अब हमें ना इसे पका कर लेना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का इडली मोल्ड लिया है जिसमें हम इडली बनाते हैं। अगर आपके पास जो पेरू है ज्यादा मीठे नहीं है तब भी आप उन पेरू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इन्हें स्टीम करके लेना है। इसके लिए गैस पे मैंने इडली कुकर चढ़ाया है जिसमें मैंने पानी को गर्म करने रखा है। आप ये सेम प्रोसेस जो है भगोने में या फिर कढ़ाई में भी कर सकते हैं या फिर आप इसे कुकर में भी कर सकते हैं। बस हमें इसे पानी में नहीं बॉईल करना है, हमें इसे स्टीम करके लेना है। तो अगर आप कुकर में भी कर रहे हैं तो तले में थोड़ा सा पानी रखें और जो कुकर का बर्तन होता है उसमें आप पेरू को रख के फिर स्टीम करके ले सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पे ना इसे 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। अब 15 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेरू का जो कलर है पूरी तरह से चेंज हो गया। हल्के हल्के पेरू फट भी गए हैं क्योंकि अच्छे से स्टीम हो गए। मैंने जो पेरू लिए थे हल्के पके हुए भी थे। फिर भी मैं आपको छुरी से भी दिखाती हूँ कि ये पके हैं कि नहीं। ये देखिए, सब में छुरी जो है आसानी से इंसर्ट हो रही है। तो अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार लेते हैं। अभी ये काफी गर्म है तो इसे हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए सबसे पहले इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। तो देखिए, अब जो पेरू है काफी अच्छे से ठंडे हो गए हैं, आसानी से हम हाथों में पकड़ सकते हैं। तो हम ऊपर का जो ये आईबॉल है इसे निकाल देते हैं। अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अंदर अगर कीड़ा या कुछ भी रहेगा तो हमें पता चलेगा, क्योंकि जो पेरू है उसे हमने साबुत ही स्टीम किया था। तो अब क्या करेंगे, इसके रफली पीसेस करके मिक्सी के जार में डालते जाएंगे। इसी तरह से सारे जो पेरू है ना हम चेक करके इसके अंदर डालेंगे। तो अंदर अगर कुछ भी खराब रहेगा तो हमें पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पेरू एकदम क्लीन है, अंदर से कुछ भी खराबी नहीं है, यानी कीड़ा वीड़ा नहीं लगा हुआ है। तो अच्छे से पेरू निकले हैं। अब हम इसमें बिना पानी वानी डाले सीधा डायरेक्ट इसे ना अच्छे से पीस लेंगे। इसे हमें एकदम फाइन प्यूरी की तरह पीसना है। ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, साथ में मैंने एक छलनी ली है। तो ये जो पेरू की पेस्ट है हमने जो पीस के रेडी की है, इसे हम इसमें डालेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पेस्ट जो है इसे हमें छान कर लेना है। वो इसलिए क्योंकि पेरू में काफी मात्रा में बीज होते हैं और वो बीज हमारे बॉडी के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं और दांत में भी अटक जाते हैं। तो पेरू के बीज हमें इस रेसिपी में नहीं चाहिए। तो इसलिए अब हम इसे इस तरह से छान कर ले लेंगे जिससे कि एकदम स्मूथ अच्छा सा पल्प हमें मिलेगा और इसके जो बीज है वो सारे के सारे छलनी में रह जाएंगे। तो इससे हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, एकदम स्मूथ टेक्सचर भी इसे मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि सारा पल्प मैंने इकट्ठा कर लिया है और छलनी में सारे बीज आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये जो बीज है ये आसानी से मिक्सी में नहीं पीसे जाते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा पल्प इतना सारा जमा हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने 1 कप का मेजरमेंट लिया है। ये 1 कप का माप है। आपके पास इस तरह का माप मेजरमेंट कप नहीं है, कोई बात नहीं। नॉर्मली आपके पास चाय का कप होगा या फिर नॉर्मल स्टील की कटोरी भी होगी, वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी बाउल ले सकते हैं, उससे हमें इसे माप कर लेना है कि कितना पल्प हमारे पास जमा हुआ है। तो ये देखिए 1 कप। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जो कि मैंने गैस पे नहीं चढ़ाया है और ये 2 कप। तो टोटल मुझे 1 किलो पेरू में 2 कप का पल्प मिला है। तो हो सकता है अगर आप आधा किलो पेरू ले रहे हैं तो उसमें आपका जो क्वांटिटी है पल्प की वो कम भी हो सकती है। तो बस आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि जितना पल्प है ना उतनी ही हमें चीनी इस्तेमाल करनी है। अगर आपका 1 कप पल्प निकला है तो आपको चीनी भी 1 कप ही लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मेरा पल्प निकला हुआ था तो इसमें मैं 2 कप चीनी डाल रही हूँ। तो इस रेशो को आपको ध्यान रखना है। तो आप कितना भी पेरू आप ले सकते हैं। अब चले इसे हम गैस पे चढ़ा देते हैं।
अब हमें लगातार इसे 4 से 5 मिनट चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि चीनी जो है ना पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए और जो हमने पेरू का पेस्ट लिया है ना उसमें चीनी अच्छे से घुल जानी चाहिए। आंच को जो है हम यहाँ पे लो टू मीडियम पे रखेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि चीनी इसमें मेल्ट हो गई है और इसका देखिए टेक्सचर देखिए, इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बना है और इसे देखिए हमने छान कर लिया था, इसलिए इसका टेक्सचर और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ बना हुआ है, एकदम सिल्की है। तो इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए, इसलिए हमने इसे छान कर लिया था। नॉर्मली कुछ लोग जो होते हैं पेरू का जो छिलका है ऊपर का वो भी निकाल लेते हैं और फिर सिर्फ पल्प इस्तेमाल करते हैं। आप चाहो तो ऊपर की जो स्किन है पेरू की उसे निकाल के भी स्टीम करके ले सकते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि स्किन में भी काफी मात्रा में मिनरल्स होते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हमें गैस को थोड़ा धीमा करना है और इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच भरकर नींबू का जूस लिया है और इसमें हम आधा छोटा चम्मच के करीब इलायची पाउडर भी डालेंगे। और चलिए फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे इसे लगातार चलाते रहना बहुत जरूरी है, तभी आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो लेमन डालने से यानी नींबू का जूस डालने से इसे चटपटापन मिलेगा और इसका जो स्वीटनेस है ना वो बैलेंस हो जाएगा। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच घी ऐड करूंगी। घी की वजह से एक तो इसे टेस्ट भी मिलेगा, साथ में इसे शाइन भी मिलेगी और हमारा जो बैटर है ना और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे मैं इसमें घी मिला रही हूँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक अलग सी शाइन आने लगी है। तो ये काफी खूबसूरत लगता है, जब ये बनता है तो और भी ज्यादा दिखने में भी अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल करूँ, इसे मैंने 1 छोटा चम्मच पानी में डाइल्यूट करके लिया है। अगर आपके पास कोई दूसरा कलर है तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर जो हमने इसमें डाली थी वो कैरेमलाइज होने लगी है और अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। इसमें और ज्यादा चीजें हमें कोई ऐड नहीं करना है। आप बिना फूड कलर के भी इसे बना सकते हो, तब भी ये काफी अच्छा बनता है। और अब हम इसे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि ये पैन को छोड़ने ना लगे और इकट्ठा ना होने लगे। ये देखिए आसानी से फोल्ड हो रहा है, इसी तरह का टेक्सचर चाहिए हमें। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मेलन सीड्स डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी और दूसरा ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर इसका मॉइस्चर खत्म नहीं होगा तो इसे जब हम सेट करने रखेंगे तो ये काफी लंबा समय लेगा सेट होने के लिए। अगर इसका पानी अच्छे से सूखा हुआ रहेगा तो ये बहुत ही जल्दी सेट होके रेडी हो जाएगा। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का मोल्ड लिया है। तो सबसे पहले इसे घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि इसे डीमोल्ड करना आसान हो जाए। आप नॉर्मल कोई भी थाली या कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपको इसे सेट करना है। अब जो हमारा मिक्सचर है इसे हम इसमें डाल देते हैं। देखिए कितना गाढ़ा मिक्सचर है, आप देख सकते हैं। और इसे हम हल्के हाथों से टैप कर लेंगे। ऊपर की जो सतह है इसे भी अच्छे से चिकनी कर लेते हैं कि मिक्सचर अगर आपका बहुत ही पतला रहेगा, इस अच्छे से पका हुआ नहीं रहेगा तो इसे सेट होने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर ये अच्छे से पका हुआ रहेगा, अच्छे से गाढ़ा हुआ होगा तो इसे जमने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, इसे बस इसी तरह से किचन काउंटर पे छोड़ देना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेट होके रेडी हो गया है। जब ये नॉर्मल पूरी तरह से ठंडा हो गया था उसके बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखा था। तो अभी ये परफेक्टली जम के रेडी हो गया। तो चलिए अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। देखिए कितना टेम्पटिंग बना ना, दिखने में जितना खूबसूरत है खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी है। लग रहा है ना बिल्कुल बॉम्बे कराची हलवा। और इसे हमने बनाया है पेरू से। कितना शार्प कटा हुआ है, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं और परफेक्टली बना हुआ है। कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है देखिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।